शी हल्क के पिछले पार्ट्स 1 से 4 तक हमने पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो अब 4 पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि जेनिफर यानी शी हल्क के पास उसके एक दुश्मन का खत आया था, जिसके आगे दिखाया जाता है कि टीवी पर एक एड चल रहा था जो और किसी ने नहीं बल्कि तातियाना ने ही चलाया था, यानी कि शी हल्क की दुश्मन ने, जहाँ वो ये बता रही थी कि ताकतवर बने और खुद पर नाज करे। दरअसल इस एड में खूबसूरती को बढ़ाने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम साबुन की बात चल रही थी। तभी इधर उसका कजन आता है जो जेनिफर से कहता है, मैंने तुम्हारे नाम के काफी सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, बस तुम मुझे भी उनके बारे में बता दो ताकि मैं हर जगह तुम्हारे प्रोडक्ट्स बेचकर पैसे कमा सकूं। जिस पर जेनिफर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तातियाना मेरा नाम इस्तेमाल कर रही है और जिन प्रोडक्ट्स की तुम बात कर रहे हो वो भी उसी की है। ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने कभी बनवाया ही नहीं। इसके बाद तातियाना, जो झूठ मूठ की शी हल्क बनी हुई थी, अपने फैंस के लिए एक पोस्ट लगाती है कि मैं आप सबसे मिलने आ रही हूँ। इसने यहाँ अपने सारे प्रोडक्ट्स भी लगाई हुई थी, जो कि काफी अजीब थी। फिर जेनिफर तातियाना से मिलती है, जहाँ उनकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जहाँ दोनों अब अपनी इस लड़ाई को कोर्ट तक ले जाने की बात करती है। इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर की उस दोस्त को जिसका उसने केस लड़ा था। वो आता है जेनिफर के साथी के पास और उसे कहता है, मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? इस पर वो कहती है, शॉपिंग तुम करोगे, बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसके जवाब में वो कहता है, मैं एक ऐसे डिजाइनर को जानता हूँ जो लड़कियों के फैशन की चीजें कहीं से भी ढूंढ के ला सकता है, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो सुनकर जेनिफर की दोस्त को ख्याल आता है कि क्यों ना हम उससे जेनिफर के नए कपड़े ही बनवा लें। जिसके बाद ये दोनों उस डिजाइनर के काम करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आदमी इनसे पूछताछ करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस वाले हैं, मगर जब उसे तसल्ली हो जाती है तो वो उन्हें अपनी खुफिया जगह पर लेकर जाता है, जहाँ उन्हें हर तरह के कपड़े मिल सकते हैं। मगर जब ये लोग वहाँ आते हैं तो जेनिफर की दोस्त को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम हमें पागल बना रही हो, यहाँ तो अवेंजर्स सुपर हीरो से जुड़ी कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा नहीं पड़ा। जिस लड़की के लिए मैं कपड़े बनवाने आई हूँ उसमें सुपर पावर्स है, सच में इन सबसे उसका कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद अब आखिरकार ये उस डिजाइनर के पास जाने ही लगते हैं, जो सुपर हीरोज के कपड़े और उनसे जुड़ी हर चीज बनाया करता था। जब ये लोग लिफ्ट के जरिए उसके पास जा रहे थे तो वो इनसे पूछता है, तुम यहाँ किसके लिए कपड़े बनवाने आई हो? जिस पर जेनिफर की दोस्त कहती है, शी हल्क के लिए, जो हल्क की बहन है। इस पर वो कहता है, ओके ठीक है, 15 मिनट इंतजार करो, फिर अंदर आ जाओ। जो सुनकर दोनों खुशी में नाचने लगते हैं। इसके बाद जेनिफर और तातियाना का केस अदालत में पहुंच जाता है, जहां वो दोनों और सारे वकील भी आए हुए थे, जहां ये फैसला किया जाता है कि अगली सुनवाई थर्सडे को होगी। अब जेनिफर यानी शी हल्क अपना सूट लेने डिजाइनर के पास पहुंच जाती है। डिजाइनर पूछता है, आपको कैसा सूट चाहिए? जेनिफर कहती है, ऐसा कुछ बना दो जो मैं ऑफिस में पहन लूं। जो सुन डिजाइनर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मेरे सूट पहनकर सुपर हीरोज लड़ाई करते हैं और तुम वही सूट पहनकर ऑफिस जाओगी? कमाल करती हो, तुम ऐसा करो यहाँ से चले ही जाओ। जो सुन जेनिफर की दोस्त कहती है, अरे बात सुनो, ये शी हल्क है, हल्क की बहन, उसके लिए तो तुमने कुछ बनाया नहीं, तो इसके लिए ही बना दो और खूब नाम कमाओ। तब आखिरकार वो उसका साइज लेकर उसके लिए सूट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब भी दोनों बाहर बैठकर खाना खा रही थी तो जेनिफर को याद आता है कि अगर हमें शी हल्क वाला केस जीतना है तो हमारे पास ज्यादा गवाह होने चाहिए, और ज्यादा गवाह हमें उस वेबसाइट से मिल सकते हैं जहाँ से मैंने अपने लिए लड़का ढूंढा था और उनसे मैं मिलने गई थी। और अब जब सुनवाई का दिन आता है तो वो 4 लोग भी आ जाते हैं, जो जेनिफर से नहीं बल्कि शी हल्क से मिले थे शादी के लिए। हर कोई एक एक करके अपनी गवाही देता है। जिसके बाद ये बात सामने आती है कि शी हल्क का नाम तातियाना से पहले जेनिफर को ही मिल चुका था, जहाँ उसने इस नाम को अपना कर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इसके बाद ये केस जेनिफर के हक में जाता है और वो जीत जाती है। अब वो केस जीत तो गई थी, मगर उसे इस बात का दुख था कि जिन 4 लोगों ने गवाही दी उन्होंने कभी जेनिफर को पसंद किया ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ शी हल्क को ही चाहती थी। जीतने की खुशी में वो अपने लॉयर के साथ एक बार में जाती है, जहाँ लॉयर कहती है, तुम काम तो अच्छा करती हो, वैसे भी अच्छी हो यार, मगर तुम कपड़े अच्छे नहीं पहनती। कपड़ों से उसे याद आता है, ओ हाँ, डिजाइनर ने मेरे कपड़े बना दिए होंगे। जिसकी फौरन बाद वो पहुँच जाती है डिजाइनर के पास कपड़े लेने के लिए, जहाँ वो उसे 2 सूट देता है, एक ऑफिस के हिसाब से और एक लड़ाई के हिसाब से। मगर यही हम देखते हैं कि एक और सुपर हीरो का सूट भी पड़ा हुआ था, इसे पैक किया हुआ था ले जाने के लिए। फिर अब जेनिफर के पास उसके सबसे अच्छी दोस्त की शादी का कार्ड आता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है। यहाँ उसके साथ उसकी दोस्त भी थी, जिसे वो अपना नया सूट दिखाती हुई कहती है, शादी में मैं अपना ये बेहतरीन सूट पहन कर जाऊंगी, वो भी अपने शी हल्क वाले रूप में। इसके बाद अगले ही दिन वो
प्यारा सा सूट पहनकर शीहल के रूप में पहुंच जाती है अपनी दोस्त की शादी में। हर किसी की नजर उसी पर ही टिकी हुई थी। उसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो देख उसकी दोस्त जिसकी शादी थी उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसके पास आकर कहती है, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अगर तुम ऐसे ही शीहल वाले हुलिये में ही फिरती रहोगी, वो भी इतना अच्छा ड्रेस पहनकर, तो हर कोई तुम्हें ही देखेगा। ऐसा मत करो, तो मेरी दोस्त तो समझो प्लीज। शादी है आज मेरी और मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान, हर लड़की मुझे ही देखे। उधर जेनिफर की ऑफिस में एक और केस आ जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि मुझे अपनी बीवियों से डिवोर्स चाहिए। वो बहुत परेशान करती है, मैं तंग आ गया उनसे, इस केस को आप संभालो प्लीज। जिसके बाद जेनिफर की दोनों साथी लड़कियाँ इस केस पर अपना काम करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने पर उन्हें इस आदमी में ही गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो इसे कहती है, तुम हो ना जो एक नंबर के नाशुक्रे और आलसी इंसान हो। तुम खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों से फायदा उठाते हो। जो सुन उससे गुस्सा आ जाता है और वो खिड़की से कूदकर एक बार फिर अपनी जान लेता है। मगर हम देखते हैं कि वो मरता नहीं, क्योंकि उसके पास ये ताकत थी कि वो कभी भी नहीं मर सकता। शादी में हम देखते हैं कि एक और मेहमान आती है जो और कोई नहीं थी बल्कि थी तातियाना, यानी शीहल की दुश्मन। उसे देखकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसे कहती है, ये मेरी दोस्त की शादी है, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ होना मुझे गुस्सा दिलाता रहेगा। जिसमें तातियाना कहती है, मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त की हस्बैंड की कजन हूँ। फिर अब यहाँ जेनिफर की दोस्त उसे खूब काम निकलवाती है और साथ में ये भी कह देती है कि प्लीज शीहल मत बनना पूरी शादी में। उधर उस बूढ़े आदमी का केस चल रहा था जहाँ उसकी सारी बीवियाँ आई हुई थी और अपनी अपनी शिकायतें भी कर रही थी जो उन्हें अपने हस्बैंड से थी। वो अपने हस्बैंड पर केस भी करने आई थी। उनकी सारी बातें सुनकर जेनिफर की दोनों साथी लॉयर उस बूढ़े आदमी से कहती है, सर देख लें, आपको इस केस से निकाल तो देंगे मगर आपको भारी कीमत देनी पड़ेगी। मगर यहाँ वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी नोकझोंक के बाद ये केस उसकी बीवियों के हक में चला जाता है। तो बूढ़ा आदमी अपनी बीवियों से माफी मांगता है और सब यहाँ से चले जाते हैं। उधर शादी में जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोश था। उसे देखने से लग रहा था कि वो जेनिफर को पसंद करता है। अब तातियाना भी बाज नहीं आती, वो जेनिफर को काफी परेशान करती है, उसे काफी मारती है और कहती है, जल्दी करो, अपने शीहल के रूप में आओ, मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। तातियाना को उस पर इसलिए गुस्सा था कि शीहल का नाम भी इसने ले लिया, ऊपर से केस भी जीत गई। और जेनिफर ने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो पूरी शादी में शीहल नहीं बनेगी। मगर अब बेचारी वो करती भी तो क्या, उसे मार पड़ रही थी, इसीलिए उसे अपने शीहल वाले रूप में आना ही पड़ता है। इस रूप में आते ही उसकी सारी ताकतें भी आ गई थी। वो जोर से टांग मारकर जमीन को तोड़ देती है और तातियाना को भी उठाकर काफी दूर फेंक के मारती है। जिसके बाद कूद की आती है तातियाना के पास और एक के बाद एक करके उस पे काफी वार करती है। उसे बहुत मुक्के मारती है और दिमाग उसका ठिकाने पर ले आती है। उधर जेनिफर के दोनों साथी लॉयर्स को पता चलता है कि एक वेबसाइट पर लोग जेनिफर को मारने की बात कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए लैब में एक मोटा सा इंजेक्शन तैयार किया जा रहा था जो शीहल के जिस्म में छेद कर सकता है। अब हम जेनिफर को देखते हैं जो तैयार हो रही थी क्योंकि उसके पास जोश जिससे वो शादी में मिली थी उसका मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो जोश की वजह से काफी खुश थी कि मुझे कोई तो ऐसा मिला जो मेरे शीहल वाले नहीं बल्कि मेरे इंसानी रूप को पसंद करता है, यानी जेनिफर वाले रूप को। वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचने लगती है। वो लोग बातें भी करते हैं, मिलते भी हैं, साथ रहते भी हैं और अब जेनिफर को उससे प्यार हो जाता है। एक साथ रात गुजारने के बाद जब अगली सुबह जेनिफर ऑफिस जाती है तो वो काफी उदास थी, उसका दिल ही नहीं लग रहा था क्योंकि वो जोश को याद कर रही थी और साथ ही उसके मैसेज का इंतजार भी, क्योंकि रात से अब तक उसका कोई मैसेज नहीं आता और पूरा एक दिन गुजर गया था मगर फिर भी मैसेज नहीं आता। बार बार वो फोन चेक करती है मगर कोई मैसेज नहीं आया था और फिर तभी उसके पास एक ऑफिसर का फोन आता है जो बताता है कि एमिल यानी अबोमिनेशन की जो डिवाइस थी उसमें कोई खराबी हो गई है। पुलिस तो संडे की वजह से वहाँ जाएगी नहीं, तो क्यों ना हम दोनों वहाँ जाकर चेक करें कि क्या सच में उसने कोई असूल तोड़ा है, कि उसकी डिवाइस में कोई खराबी आ गई है। अब जोश की वजह से वो जाना तो नहीं चाहती थी मगर ये उसका काम था तो उसे जाना ही पड़ता है। और अगले ही दिन वो और ऑफिसर एमिल के घर पहुंच जाते हैं मगर जब ये एमिल की डिवाइस चेक करते हैं तो उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तब एमिल भी उन्हें बताता है कि छोटा सा करंट था, आपको लगा होगा कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं यही हूँ। उसकी ये बात सुनकर ऑफिसर को यकीन आ जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद एमिल और जेनिफर आपस में बातें करने लगते हैं। वो उसे कहती है कि कोई भी असूल कभी मत तोड़ना क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो जहाँ से आए हो मतलब कि जेल से वापस वहीं डाल दिए जाओगे। अब तभी यहाँ दो अनजान सुपर हीरोज के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और वो जेनिफर की गाड़ी पे आके गिरते हैं जिससे उसे गुस्सा आ जाता है
है और वो उनमें से एक को उठाकर फेंक देती है। मगर जब अपनी गाड़ी की हालत देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि गाड़ी का तो बुरा हाल हो गया था। तब यहाँ एमिल आकर कहता है, हाँ ये मेरे ही लोग हैं जो सुकून की तलाश में इधर आए हैं, जो इन्हें मिलेगा भी। और क्योंकि तुम्हारी गाड़ी भी खराब है तो जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम भी यहीं रहो। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगती हैं। जिस दौरान जेनिफर की नजर बस अपने मोबाइल पर ही थी। वो तो बस नेटवर्क की तलाश में थी, मगर हर जगह नो सर्विस नो सर्विस नो सर्विस आ रहा था। नेटवर्क का तो नामो निशान तक नहीं था। और फिर एक छोटे से केबिन में उसे सिग्नल मिल ही जाता है, मगर यहाँ एमिल और उसके साथी बैठे हुए थे। और क्योंकि यहाँ सिग्नल मिल गई थी तो उसे यहाँ पर बैठना ही पड़ता है। मगर तभी वहाँ वो गुंडा आ जाता है जिसने एक बार जेनिफर पर जानलेवा हमला किया था, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने शेर वाले रूप में आकर उस पर हमला कर देती है, उठाकर उसे काफी दूर फेंकती है। जब एक एमिल कहता है, ओह रुक जाओ शांत हो जाओ, इस जगह पर कोई भी अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी नहीं लड़ता। हम सुकून की शांति की तलाश में यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ लड़ो मत, सुकून से बैठो। जिसके बाद वो लोग यहाँ अपनी अपनी बातें करने लगते हैं, मतलब कि जो गुस्सा नाराजगी उनके दिल में होती है सब बताते हैं। और फिर बारी आती है शीहल की, जहाँ दो लोग उससे पूछते हैं, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और बार बार अपना मोबाइल क्यों देख रही हो। तब यहाँ जेनिफर अपने दिल की बात बताती है कि काफी टाइम से जब मैं अपने शीहल वाले रूप में आया करती थी तो हर कोई मेरे पास आकर मुझसे बात किया करता था, सबके लिए मैं एक जरूरी इंसान बन गई थी। लेकिन फिर जैसे ही मैं जेनिफर के रूप में आती हूँ तो कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। मगर जोश एक अकेला ऐसा लड़का था जिसने मुझे मेरे इंसानी जेनिफर वाले रूप में भी पसंद किया। हमने खूब बातें की, हम घूमने गए, रातें गुजारी, बहुत अच्छा लगा। मगर अब 2 दिन हो गए हैं, मैं उसे मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रही हूँ, मगर वो जवाब दे ही नहीं रहा। जो सुन सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, कहते हैं, अरे तुम्हें थोड़ा सख्त बनना चाहिए, इतनी जल्दी खुद को पिघलने नहीं देना चाहिए। अगर उसका जवाब नहीं आ रहा तो तुम भी उसे मैसेज मत करो, बल्कि हमारी मानो उसका नंबर ही डिलीट कर दो। जिसके बाद हर कोई इस बात पर जोर दे रहा था कि अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो उसे जान से मार दो। जो सुन एकदम एमिल कहते हैं, गाइस चुप शांत हो जाओ, हमें किसी से बदला नहीं लेना। उनकी बातें सुनकर जेनिफर की हौसला अफजाई हो जाती है, और क्योंकि उसने सारी बात भी सामने रख दी थी तो उसका मन भी हल्का हो जाता है और वो शी-हल्क से अपने जेनिफर वाले रूप में आ जाती है और ये सोचने लगती है कि शायद उसे भूल जाने में ही भलाई है। अब पूरा संडे एमिल के घर पर गुजारने के बाद उसका वापस जाने का वक्त आ गया था, जहाँ वो अपनी गाड़ी को ट्रक पर डालकर वहाँ से निकल पड़ती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि अपने इंसानी और शी-हल्क वाले रूप से थोड़ा सा बाहर आकर वो पुरसुकून सा महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। मगर अब यहीं से हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं, यानी जिस तरह जेनिफर जोश के साथ थी। जब जेनिफर सो रही थी तो जोश ने उसके मोबाइल का सारा डेटा कॉपी कर लिया था, साथ ही उसकी तस्वीर भी खींचकर किसी को भेज दी थी। जिसे तस्वीर सेंड की थी उसका नाम था हल्किंग, जो वो इंसान हो सकता है जो वेबसाइट पर जेनिफर को मारने की बात कह रहा था। फिर अब हम एक जगह पर 2 चोरों को चोरी करता हुआ देखते हैं, मगर फिर तभी इधर एक फनी सुपर हीरो जिसकी हरकतें थोड़ी बहुत बच्चों जैसी थी वो आता है, जिसका नाम ली फ्रॉग था। वो उन चोरों से काफी लड़ता तो है मगर बेचारा मार ही खाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो अपने तेज टेम्परेचर जो आग पैदा करते थे उन जूतों का इस्तेमाल करने लगता है, मगर खुद ही गिर जाता है और फिर तभी उसके जूतों में आग जलने लगती है, जिससे उसे वैसे तो चोट लगती ही है, साथ ही जूते जलने की वजह से उसके पैसों का नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए वो सीधा पहुंच जाता है लॉयर जेनिफर के पास, मतलब कि शी-हल्क के पास, और कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, साथ ही जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी। जिसमें जेनिफर कहती है, हाँ केस तो करना पड़ेगा, मगर जूते बनाने वाले पर। क्यों उसने तुम्हें खराब जूते दिए, तो क्या मैं इसका नाम जान सकती हूँ? और जैसे वो नाम बताता है शी-हल्क काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वही डिजाइनर था जिसने इसके कपड़े भी डिजाइन किए थे, और वो बेचारी यहाँ फंस गई थी। इसीलिए अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और पूछती है, सर प्लीज मुझे थोड़ी फेवर दीजिए, क्या मैं ये केस ना लड़ूं या फिर आप इस केस को किसी और वकील को दे दो, क्योंकि वो डिजाइनर तो मेरे कपड़े भी बनाता है। अगर मैं ही उसके खिलाफ केस लड़ूंगी तो ये तो मेरा भी नुकसान है। जैसन ऑफिसर उसे सीधे ये सलाह देती है कि हो सके तो इस केस को तुम बाहर निपटा लो, कोर्ट तक लेकर ही ना आओ। इसके बाद वो फौरन उस डिजाइनर के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि एक सुपर हीरो ने तुम पर केस किया है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, दिल के साफ हो, तुम किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते, तो अगर तुम मेरे उस क्लाइंट को उसके पैसे वापस कर दो तो हम इस केस को यही रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर डिजाइनर को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर का पार्टी में जाने वाला सूट जिसे वो अभी बना रहा था उसे फाड़ देता है, जो देखकर जेनिफर का गुस्सा भी हद से बढ़ जाता है। इसीलिए वो कहती है कि ठीक है फिर अब मैं तुम्हें कोर्ट में ही देख लूंगी। जिसके बाद अगले दिन हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ एक और सुपर हीरो आता है जिसका नाम मैट मर्डॉक है, जो असल में डिजाइनर का वकील बन के आया था। फिर अब जैसे केस शुरू होता है तो जेनिफर बताती है कि इस डिजाइनर ने अभी तक जितने भी कपड़े चीजें बनाई हैं, लोगों को हमेशा उससे मसलों और मुश्किलात का सामना ही करना पड़ा। जिस पर मर्डॉक कहता है कि गलती इधर ली फ्रॉग
चौंकी है। इसने अपने जूतों में पेट्रोल भरवाया ही क्यों था और उन्हें इतना हाई टेम्परेचर पर क्यों रखवाया। डिजाइनर भी बोलता है हालांकि मैंने भी इसे ऐसा करने से मना किया था, मगर इसने जिद करके ये पेट्रोल वाले जूते बनवाए। इन सभी बातों से मर्डोक का पलड़ा भारी होता जा रहा था और फिर इस तरह की ही चंद बातों से वो इस केस को जीत ही जाता है। अब हालांकि जेनिफर हार गई थी, मगर वो बेचारी फिर भी इस डिजाइनर को कहती है कि प्लीज मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस बात को हमारे काम के बीच में मत लाना, मेरा सूट लाजमी बना देना प्लीज। मगर डिजाइनर उसे साफ साफ मना कर देता है। अब शाम को जब जेनिफर बार में बैठी थी तो तभी यहाँ पर मर्डोक आता है जो उसे अपने साथ शराब पीने का कहता है। यहाँ इनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी चलती है, मगर तभी मर्डोक को कॉल आती है और वो यहाँ से चला जाता है। जेनिफर को भी एक लड़के का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाता है। जब वो उसे मिलने जाती है तो उसे खास पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर अपने घर आ जाती है। वो घर जाकर अभी सो ही रही थी कि तभी उसके पास ली फ्रॉक का फोन आता है। वो इसे कहता है मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो जेनिफर जल्दी से अपना शी-हल्क वाला नया सूट पहनकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ ली फ्रॉक ने उसे बुलाया था। यहाँ उसकी मुलाकात होती है मर्डोक से जो अपने सुपर हीरो वाले सूट में था और ये ली फ्रॉक के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, जिसका फायदा उठाकर ली फ्रॉक गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। लड़ते लड़ते जेनिफर कहती है तुम तो इतनी ताकतवर भी नहीं, तो फिर इतने अच्छे से कैसे लड़ रही हो। इस पर मर्डोक कहते हैं वो असल में मैं इसके लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल करता हूँ जो लड़ने में मेरी मदद करता है। और जेनिफर अभी हमारा लड़ने का टाइम नहीं बल्कि ली फ्रॉक को रोकने का है, क्योंकि उसने उस डिजाइनर को अपने कब्जे में लिया हुआ है। तब यहाँ दोनों लड़ना छोड़कर डिजाइनर को बचाने का सोचती है। डिजाइनर बहुत सारे गुंडों के साथ एक जगह पर बैठकर काम कर रहा था, तभी उसके पास ली फ्रॉक आता है और कहता है मेरे लिए एक ऐसा सूट बनाओ जिसमें गोलियां, बम, बारूद सब कुछ हो और तोड़ उड़ने वाले जूते भी हों। जबकि बिल्डिंग के ऊपर जेनिफर और मर्डोक ये प्लान बना रहे थे कि हम नीचे कैसे जाएं। मर्डोक कहता है कि छुपकर हम जाते हैं और एक एक करके सबको मारकर हरा देती है। जिस पर जेनिफर कहती है मेरी मानो, दीवार तोड़कर सीधा अंदर जाते हैं और सबको खूब मारती। अब हालांकि उनकी सोच इधर थी तो अलग अलग, मगर फिर भी अपने अपने मुताबिक वो उन गुंडों को मारने चले जाते हैं। जहाँ मर्डोक अपने हिसाब से एक एक करके गुंडों को जब मार रहा था तो तभी अचानक से सामने से और भी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। लेकिन तभी इधर अचानक से शी-हल्क आकर एक एक झटके में उन्हें मार देती है, जिसके बाद काफी मारपीट के बाद आखिरकार डिजाइनर को बचा लिया जाता है और वो अपनी जान बचाने के बदले में जेनिफर की पार्टी वाला सूट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसी सुबह होती है तो मर्डोक यहाँ से चला जाता है, जबकि जेनिफर से मिलने उसकी लॉयर साथी जिसकी दोस्त भी थी वो आती है। कहती है जेनिफर तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, तुम्हें तब तक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। फिर अब शाम आती है जहाँ जेनिफर बहुत ही खूबसूरत सा सिल्वर रंग का सूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुँच जाती है। अब वो साल की सबसे अच्छी वर्कर बनी थी। तो सब लोग स्टेज पर आकर उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में कुछ न कुछ कहते हैं, मगर तभी अचानक से दीवार पर जेनिफर के कुछ पुराने लेकिन बुरे लम्हे चल जाते हैं। जहाँ वो किसी के साथ मिलने जा रही थी तो किसी के साथ रात के वक्त थी, वो शी-हल्क बन के लोगों की धुलाई कर रही थी, जो देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है और वो दीवार पर जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो दीवार टूट जाती है। जिसके बाद गुस्से में शी-हल्क वहाँ तबाही मचाने लगती है। हर कोई बचकर यहाँ से भागने में लगा हुआ था क्योंकि बिल्डिंग बस गिरने ही वाली थी। इसी बीच उसे एक आदमी पर शक होता है तो वो दीवार तोड़कर आती है और उसे पकड़ लेती है, मगर तभी यहाँ पुलिस भी आ गई थी, जिन्हें देखकर जेनिफर को अपने हाथ खड़े करने पड़ते हैं। फिर इसके बाद खबरों में हर जगह जेनिफर के बारे में बताया जा रहा था कि आखिर वो कैसे जेनिफर से शी-हल्क में बदल गई। फिर आगे जेनिफर की आँख उस जेल में खुलती है जहाँ सुपर हीरोज को रखा जाता है। उसे भी यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था, जहाँ तभी उसे मिलने उसकी लॉयर साथी और उसकी अपनी ही लॉयर आती है। अब जेनिफर को लग रहा था कि ये सभी उसकी मदद के लिए आए हैं, मगर वो उसकी मदद के लिए नहीं बल्कि उस पर एक केस करने आए थे। जो सुनकर जेनिफर कहती है तुम्हें जरा तरस नहीं आ रहा मुझ पर, जरा देखो कैसे मेरा पर्दा सबके सामने फाश किया, मुझे भी नकाब किया, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, उल्टा तुम मुझ पर केस करने के लिए आए हो। जहाँ तभी उसकी लॉयर कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो सभी शर्तों को मानना होगा। जिसके बाद उसकी टांग पर एक डिवाइस लगा दी जाती है। हर जगह खबरों में उसके बारे में बुरी बुरी बातें चल रही थी और तो उसे फिलहाल काम से भी निकाल दिया गया था। अब इस तरह के माहौल में जेनिफर का दिल अपने घर में नहीं लग रहा था, तो वो अपना घर छोड़कर अपने मॉम डैड के पास आ जाती है, जहाँ वो फैमिली खाना खाती है और उसके मॉम डैड उसे काफी सहारा देती है। उधर जेनिफर की दोस्त ये पता लगवाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर पार्टी में जेनिफर के बारे में वो सारी वीडियोस किसने चलाई। जहाँ तभी उसे पता चल जाता है कि ये सब एक वेबसाइट से हुआ था जिसके मालिक का नाम है हल्किन, जिसे जोश ने जेनिफर का सारा डेटा भेजा था। जो देखकर जेनिफर की दोस्त सोचती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तो अगर किसी
एक को भी पकड़ लिया जाए तो हल्किंग का पता लग सकता है। तो वो जेनिफर की बचपन की एक वीडियो जैसे उस वेबसाइट में डालती है तो फौरन उस पर हल्किंग जवाब देता है, जिससे जेनिफर की दोस्त को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, मतलब कि इस वक्त वो किधर है। जेनिफर सारे हालात की वजह से काफी परेशान थी, इसलिए पहले वो हल को मैसेज करती है, मगर कोई जवाब न आने पर एमिल को करती है, यानी अबोमिनेशन को, मगर क्योंकि उसके इलाके में नेटवर्क नहीं था तो वो खुद ही उससे मिलने पहुंच जाती है, मगर उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। इस वक्त जेनिफर के दोनों दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये वही लोकेशन थी जिसकी दोस्त ने निकाली थी हल्किंग की। असल में ये एक ही जगह थी जहाँ एमिल का घर था और हल्किंग ने मीटिंग बुलाई थी। अब जेनिफर की दोस्त गाड़ी में ही रहती है, जबकि उसका मेल फ्रेंड अंदर मीटिंग में जाता है, जहाँ दोनों कॉल के जरिए एक दूसरे से राब्ते में थे। यहाँ सभी लड़के बात कर रहे थे कि लड़कियों में कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती, मगर तभी इधर आ जाता है टॉड। उसे देखकर जेनिफर का दोस्त सोचता है कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। अब टॉड भी सोच में पड़ जाता है कि मुझे इतने गौर से क्यों देख रहा है, कहीं मेरा काम ना खराब कर दे, इसीलिए वो उसे गले लगाकर कहता है, ओ हेलो, पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। जिसके बाद स्टेज पर टॉड एक स्पीच देता है, जिसमें वो कहता है कि जेनिफर को उसकी सारी ताकतें खैरात में मिली है, वो इन ताकतों की हकदार है ही नहीं। जेनिफर जो कि एमिल के घर थी, वह गुंडे से मिलती है और उससे पूछती है कि मैं एमिल को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। जिस पर वो कहते हैं कि एक मीटिंग चल रही है, जिसमें एमिल अपने दोस्तों के साथ है, जिस दिन फौरन जेनिफर भी उस मीटिंग में चली जाती है और देखती है कि ये पूरी मीटिंग टॉड ने ही बुलाई है। तभी यहाँ जेनिफर के दोस्त जो पहले से ही मौजूद थे बताते हैं, और एक सच ये भी है कि हल्किंग जो तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि यही है, यानी टॉड। अब उसका पर्दा भी फाश हो गया था, इसलिए टॉड यानी हल्किंग जेनिफर को कहता है कि तुम्हें तुम्हारी ताकतें खैरात में मिली है, मगर मैंने इन्हें खुद अपनी मेहनत से पाया है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन खुद को लगाता है, जो उसके साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद बनाया था। इंजेक्शन लगते ही वो भी हल्क में बदलने लगता है और आ जाता है अपने हल्किंग वाले रूप में। अब सारी सूरत-ए-हाल कंट्रोल से बाहर थी ही कि तभी इधर तातियाना भी पहुंच जाती है। हर तरफ अफरा तफरी, गुस्से का माहौल था, मगर तभी यहाँ आ जाता है हमारा सुपर हीरो हल्क यानी ब्रूस बैनर। उसके और हल्किंग के दरमियान लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी जेनिफर बोलती है, रुक जाओ, ये क्या है, तंग आ गई हूँ मैं। कहानी में क्या इस तरह की ही लड़ाई बार बार दिखाई जाएगी? जिसके बाद वो सीधा पहुँच जाती है मार्वल की दुनिया में, जहाँ सब लोग बैठे इस बारे में मीटिंग कर रहे थे कि शी हल्क में और कौन कौन सी तब्दीलियाँ करें और किसे लाएं और किसे हटाएं। मगर तभी इधर आ जाती है शी हल्क और कहती है, ये कहानी किसने लिखी, मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। हर बार एक ही जैसी लड़ाई, एक ही जैसी एंडिंग। जिस पर टीम कहती है, अगर तुम्हें कोई तब्दीली करवानी है, रुकवानी है, तो उसके पास चले जाओ जिसने ये कहानी लिखी है, जो एक मशीन है। तब जैसे शी हल्क वहाँ से जाने लगती है तो कुछ गार्ड आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब वो उन्हें काफी मारपीट करके आगे बढ़ जाती है। वो एक काफी बड़े हॉल में जाती है जहाँ सभी मार्वल की मूवीज चल रही थी, और फिर तभी वो मशीन नीचे आती है जिसने ये मूवी बनाई। वो बताती है कि सभी मार्वल्स की मूवीज मैंने ही बनाई है और शी हल्क भी। जिस पर जेनिफर बोलती है, मगर शी हल्क में मुझे कुछ तब्दीलियाँ करनी है। सबसे पहले तो टॉड को वो इंजेक्शन लगाने से रोक दो, ब्रूस जो यहाँ आ गया है उसे वापस भेज दो, और एमिल यानी अबोमिनेशन को दोबारा से पुलिस के हवाले कर दो, और अगर रात का सीन है तो इसे दिन का बना दो। और हाँ, एक काम और कीजिएगा, ऐसा करो कि मर्डो को भी वापस डाल दो। सारी तब्दीलियाँ मैंने बता दी है, तो अब क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो मशीन कहती है, अच्छा अच्छा, हो जाएंगी तब्दीलियाँ, मगर अब इसी असली इंसानी रूप में ही वापस जाना, न कि शी हल्क के रूप में। फिर अब अगले ही पल सारे सीन बदल जाते हैं, तो वक्त आ जाता है दिन का, जहाँ टॉड और एमिल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने असूल तोड़े थे। तभी इधर मर्डोक भी आ जाता है, इसे जेनिफर ने ही बुलवाया था। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि हल्क भी वापस यहाँ आ गया था, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा भी था। अब जेनिफर को दोबारा से इज्जत दी जाती है और वो दोबारा से अपने काम पर आ जाती है। वो अब उन केसेस पर भी काम करेगी जहाँ कानून नहीं है, लेकिन शी हल्क वहाँ अपना कानून चलाएगी। अब एमिल से जेल में मिलने वोंग आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, मतलब कि दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, और इसी के साथ ही ये सीरीज इधर ही खत्म हो जाती है।